आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की मानविकी विद्या शाखा के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था की द्वितीय विश्व युद्ध में भयावह मानवीय और आर्थिक क्षति हुई थी। उस युद्ध की क्षति को कम करने के क्रम में तेजी से आर्थिक क्षेत्र में काम करने के साथ आर्थिक समृद्धि एवं उसके बाद आर्थिक विकास की ओर प्रमुखता से ध्यान दिया गया, जिसमें केवल प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ सभी देश सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे थे। परंतु शीघ्र ही संपूर्ण विश्व ने यह महसूस किया कि किसी भी अर्थव्यवस्था के में केवल आर्थिक परिमाणात्मक वृद्धि को ही उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद इत्यादि के वृद्धि से अर्थव्यवस्था में और भी कुछ कमियां पाई जाती हैं। इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए केवल परिमाणात्मक वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक आर्थिक वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक आर्थिक वृद्धि या विकास भी आवश्यक है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में अमीरी, गरीबी और आय असमानता का स्तर बढ़ता जा रहा है। अतः संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था ने इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए अपनी विकास की रणनीतियों में परिवर्तन किया और अर्थव्यवस्था में यह माना कि केवल आर्थिक समृद्धि या विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणात्मक आर्थिक समृद्धि और विकास भी आवश्यक है। उन्होंने अपने आर्थिक नीतियों को इस प्रकार से समन्वित किया जिससे अर्थव्यवस्था में आय का स्तर ऊंचा करना, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति का आय को ऊंचा करने के साथ साथ लोगों के रहन सहन, खान पान का स्तर ऊंचा करना, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का स्तर ऊंचा करना, शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाना, आय असमानता को कम करना, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना के साथ साथ पर्यावरणीय गिरावट यानी पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने पे विचार किया गया। अतः इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए अब अपने आर्थिक नीतियों में पर्यावरणीय समस्याएं विषयों पर ध्यान देते हुए विकास की रणनीति बनाई जाने लगी तथा गुणात्मक विकास पर भी फोकस किया जाने लगा। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। वर्ष 1974 में बेरी महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द क्लोजिंग सर्किल प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा की, जैसे पृथ्वी पर हर एक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पृथ्वी की हर एक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पृथ्वी पर हर एक वस्तु किसी न किसी दिशा में बढ़ रही है। प्रकृति सब कुछ भली भांति जानती है। मुफ्त आहार जैसी कोई चीज नहीं है, अर्थात कि प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं वो एक समयांतराल के बाद ऐसे ही इस्तेमाल होते होते या उनका प्रयोग होते होते वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, न कि वो इसी तरह पूर्ण रूप से बने रहेंगे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1982 की जनरल असेंबली में वर्ल्ड चैप्टर फॉर नेचर का प्रस्ताव पारित किया। इसके पश्चात ब्रंटलैंड महोदय ने अपनी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में विकास की संकल्पना के क्रम में एक नया कॉन्सेप्ट या धारणा सतत विकास, पोषणी विकास या धारणी विकास के रूप में प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कुछ बातों पर बल दिया, जैसे इस प्रकार की सरकार जिसमें सभी नागरिकों की निर्णय लेने में भागीदारी हो, ऐसी आर्थिक संस्था जिसमें अधिक उत्पादन किया जाए तथा टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए, ऐसा सामाजिक तंत्र जो पारिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास पर बल देता हो, ऐसा उत्पादन जो विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी का संरक्षण करता हो, ऐसा टेक्निकल तंत्र जो निरंतर विकास पर बल देता हो, अर्थात कि विकास को केवल 1 साल 2 साल या 2-3 साल वित्तीय वर्षों के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालीन काल तक उसको बनाए रखता हो, ऐसा प्रशासक जिसमें लचक हो, यानी जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सके। ऐसा नहीं कि ये रूल बन गया तो वर्तमान परिस्थिति के लिए आगे भविष्य में परिस्थितियां बदल जाती हैं तो उसके लिए वही रूल लागू करे। ऐसी प्रशासनिक तंत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक तंत्र ऐसा होना चाहिए जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार
निर्णय ले और जो उचित लगे परिस्थितियों के अनुसार उसको क्रियान्वित करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्यावरण का टिकाऊपन ध्यान देना, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि पहले ही कि ये उस दौरान की बात है जब अर्थव्यवस्था, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ गिने चुने राष्ट्र ही विकसित थे और लगभग अधिकांश देश अल्प विकसित थे या विकासशील की प्रक्रिया में बढ़ रहे थे, जहाँ पे उनका जो आजीविका का या लोगों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो कृषि थी। पूरे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न थी और वहाँ पे जो थोड़ा बहुत औद्योगिक संस्थाएं थी वो भी, उनमें भी टेक्नोलॉजी का स्तर अत्यंत निम्न था। इस कारण वो पर्यावरण के स्तर, इस कारण उनका उत्पादन का स्तर तो कम था ही और फिर और पर्यावरण पे भी, पर्यावरण गिरावट का भी वो उसमें ध्यान नहीं रखा रहता था। पर्यावरण प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। ब्रेंटन महोदय ने अपनी रिपोर्ट में विकास की योजना बनाते समय कुछ बातों पर बल दिया, जैसे सतत विकास। सतत विकास मतलब, इस सतत जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी, यानी कि विकास को हमें दीर्घकालीन तक 10, 20, 50 साल तक जारी रखना चाहिए, न कि एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दूसरे वित्तीय वर्ष में किन्हीं कारणों से अर्थव्यवस्था नीचे चली जा रही है, इसलिए हमें सतत विकास करना चाहिए। इस तरह का विकास जो कि जिसमें कंटिन्यूटी अर्थव्यवस्था में बनी रहे वृद्धि दर में, और उसमें गुणात्मक विकास को भी ध्यान में दिया जाए। सतत पृथ्वी, यानी हमें विकास की रणनीतियों को इस प्रकार से बनाना चाहिए, क्रियान्वित करना चाहिए, जिससे हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी को कोई नुकसान न हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, प्राकृतिक जीव जंतु हो या मानवीय लोग हो, किसी को भी कोई नुकसान न हो। पृथ्वी जो अपना भौगोलिक वातावरण है, भौगोलिक सामंजस्य वो प्रभावित न हो। सतत मानव विकास, जैसा कि सतत मैंने लगातार मानव विकास, सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अर्थव्यवस्था में मानव, मनुष्य से संबंधित गतिविधियां भी सकारात्मक दिशा में बढ़ती रहें। जैसे यदि लोगों की प्रतिभा बढ़ रही है तो उसका प्रभाव उनके खान पान, शैक्षणिक स्तर, बुनियादी सुविधाओं, शैक्षणिक गतिविधियों और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं पर भी पड़ना चाहिए, उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। सतत शांति एवं विकास, हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हम विकास के साथ साथ एक दूसरे में भाईचारा और शांति का माहौल बना रहे, जैसे युद्ध की स्थिति न उत्पन्न हो। इन बातों का ध्यान रखने के लिए रखते हुए हमें विकास करना चाहिए। सतत उपभोग, इस तरह का उपभोग रखा जा सके, ऐसा नहीं कि ऐसा उत्पादन हो रहा है जिसे हम साल 2 साल खाने के बाद फिर हमारा शरीर इस तरह है कि हम आगे भी जीवित रह पाए। तो ऐसा भी हमें उपभोग नहीं कर, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना चाहिए जिससे मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य पे असर पड़े। सतत टेक्नोलॉजी, यानी हमें ऐसे टेक्नोलॉजी, तकनीकी का विकास करना चाहिए जिसको हम आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सके और उस टेक्नोलॉजी है उसका पर्यावरण पर, मानवीय जीवन पर या जीव जंतुओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, बल्कि वो सकारात्मक प्रभाव डाले, जिससे कि उस तकनीकी को हम आगे भी उसी तकनीकी द्वारा उत्पादन करते रहें, ताकि इसी को हम सतत टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट्स ने आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय एवं पर्यावरणीय प्रदूषण के स्तर को लेकर के भी एक अध्ययन किया। अब अर्थशास्त्री में इन विषयों को लेकर गंभीरता से विचार करने लगे सभी अर्थशास्त्री कि क्या हम जो ये वर्तमान समय में आर्थिक विकास या पर्यावरण प्रदूषण, इन तीनों अंतर संबंधों को समझ पा रहे हैं, क्या हम इनको सकारात्मक दिशा में ले रहे हैं। तो इन्हीं विषयों पर एक प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स जी ने अपने विचारों को एक वक्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। इस वक्र की अवधारणा मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और गिरावट के बीच संबंधों को समझाना था। साइमन कुजनेट्स ने अपने इस सिद्धांत का प्रयोग मुख्यतः आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए बनाया था, लेकिन इसको फिर से इसका विस्तार करके इसको पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के रूप में भी प्रदर्शित किया। कुजनेट्स वर्ग एक उल्टे यू आकार का होता है,
जिसे हम निम्न चित्र द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि एक्स अक्ष है जिसपे हम आर्थिक विकास जीडीपी के रूप में प्रति व्यक्ति आय के रूप में दर्शाए हैं, जिसे एक्स द्वारा दिखाया गया है, और ये वाई अक्ष है जिसमें पर्यावरणीय गिरावट को, पर्यावरणीय ह्रास यानी प्रदूषण के स्तर को दिखाया गया है, और ये ओ बिंदु है। यहाँ से हम यदि देखते हैं ये जो है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ही हमारा जो आय का वो पर्यावरण ये आय का स्तर है वो तक रहता है, तो पर्यावरण प्रदूषण का स्तर आर रहता है, और वो औद्योगिक गतिविधियों के विषय में बहुत निम्न स्तर पे उनकी जानकारी रहती है, या भी है तो उसमें पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता है। फिर उसके बाद हम दूसरे स्टेज में आते हैं तो देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर आय का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर बढ़ के एच पे चला जाता है, परंतु पर्यावरणीय गिरावट में उस अनुपात में नहीं वृद्धि हुई जो कि क्यू पे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास द्वितीय स्तर में औद्योगिक विकास की ओर लोगों का रुझान बढ़ जाता है। वो कृषि क्षेत्र से वहाँ की जनसंख्या का औद्योगिक क्षेत्र में थोड़ा रुझान बढ़ने लगता है, वो ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और औद्योगिक संस्थाएं स्थापित होने, कल कारखाने जितने भी होते हैं स्थापित होने लगते हैं। और जब हम इसी तरह कुजनेट्स में तीसरी स्थिति में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये कुजनेट्स वक्र के द्वितीय स्थिति को हम अधिकतर विकासशील अर्थव्यवस्था से संबंधित कर सकते हैं, लेकिन जब हम तीसरी स्थिति में आते हैं तो ये देखते हैं एक विकसित अर्थव्यवस्था के जहाँ पे राष्ट्रीय आय बढ़ करके एच पे आ जाती है तृतीय स्थिति में, और हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का स्तर अब घटने लगता है, घट कर ये डी पे आ जाता है। यानी ये बताता है कि जैसे जैसे हम विकास के क्रम में आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र पहली स्थिति में प्राथमिक क्षेत्र में रहते हैं जिसमें अधिकतर लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े होते हैं और वो औद्योगिक गति में बराबर काम करते हैं और गिरी हुई टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन जैसे ही वो द्वितीय अवस्था में आते हैं तो यहाँ पे उनका रुझान औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या औद्योगिक कारखाने स्थापित करके अपने स्थिति में पर्यावरणीय जो इस स्थिति में जो औद्योगिक गतिविधियों में तकनीकी प्रयोग की जाती है, मशीनें प्रयोग की जाती है, उनमें थोड़ा सा ये ध्यान दिया जाता है, उच्च स्तर की हो जाती हैं और जिससे पर्यावरण को थोड़ा कम नुकसान होता है। लेकिन जब हम तीसरी स्थिति में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र से जुड़ जाते हैं और औद्योगिक और प्राथमिक क्षेत्र की में कम हो जाते हैं। तो ये विकसित अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो विकसित इसमें हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का स्तर उच्च स्तर का होता है और पर्यावरण प्रदूषण का स्तर गिर के आर पे आ जाता है, जो कि पहली और दूसरी स्थिति से कम है। तो ये बताता है कि जैसे जैसे हम विकास करते हैं तो विकास के प्रथम चरण में पर्यावरणीय स्तर बढ़ता है, द्वितीय चरण में थोड़ा स्थिर स्थायित्व दिखाता है, लेकिन जब हम विकसित हो जाते हैं तो हम इस स्थिति में पर्यावरण स्थितियों को ध्यान देते हैं, गिरावट पे ध्यान देते हैं और यहाँ पे पर्यावरण का कम नुकसान होता है। अब इन सब बिंदुओं पर विचार करने के बाद हम आते हैं आखिर पोषणी विकास है क्या। सतत विकास, पोषणी विकास या धारणीय विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस अवधारणा का उदय राष्ट्रीय, सामुदायिक अथवा वैयक्तिक स्तरों पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों, नीतियों, कार्यक्रमों, गतिविधियों में परिवर्तन की वांछित दिशा पर बहस एवं निर्णय होने की रूपरेखा के रूप में हुआ। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की ग्रहण क्षमता की सीमाओं के अंदर विकास की बात की जाती है। अर्थात हम इस तरह का विकास योजनाएं बनाते हैं जिससे हमें हमारे विकास गतिविधियों का पृथ्वी के वातावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकीकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए। तीव्र आर्थिक समृद्धि से बहुत अधिक तथा गंभीर रूप में पर्यावरण का क्षरण होता है। जैसा कि मैंने बता दिया कि जब लोग प्राथमिक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो यह स्थिति उत्पन्न होता है क्योंकि पर्यावरण आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने में बहुत लंबी अवधि तक मददगार नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि उचित नीतियां नहीं अपनाई गई, समय रहते उचित नीतियां नहीं अपनाई गई तो भावी पीढ़ी तक मानव जीवन स्तर के एक निर्वाह स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थिति कायम नहीं रह पाएगी। यानी जो ये संसाधन है,
या पृथ्वी का वातावरण है वो, उसमें हम इस तरह के एक स्वस्थ जीवन को सुचारू रूप से जीने के में सक्षम नहीं रह पाएंगे। वर्ष 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट के पश्चात पर्यावरणीय विवेचना में सबसे प्रचलित प्रश्न वर्तमान स्थिति में पोषणीयता तथा विश्व अर्थव्यवस्था में हो रही विकास की दर का रहा है। पोषणीयता शब्द पहली बार महत्व में तब आया जब वर्ष 1900 ब्रटलैंड आयोग द्वारा वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपना अध्ययन हमारा साझा भविष्य प्रकाशित किया। वैसे तो लोगों ने पोषणीयता को अनेक रूपों में परिभाषित किया है, पर सबसे स्वीकार्य परिभाषा ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा दी गई मानी जाती है। उन्होंने सतत विकास की परिभाषा में दो अवधारणाओं को संपादित किया है। पहला, आवश्यकता की अवधारणा, विशेषकर संसार के निर्धनों की आवश्यकता है जिनको की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि मैंने जैसा बताया कि अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में जब तेजी से विकास करता है तो वहां पे देखा जाता है कि अद्वितीय स्थिति में आय असमानता का स्तर तेजी से बढ़ता है। यानी कि जो धनाढ्य लोग होते हैं उनके पास अतिरिक्त संपत्तियों का संचय होता रहता है और जब गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाते हैं। तो इसलिए ऐसे विकास की आवश्यकता है। पोषणी विकास कहता है कि ऐसे विकास करिए जिसमें आय असमानता यानी समाज में अमीरी गरीबी का स्तर घटता रहे, यानी आय असमानता कम होती रहे। सीमितता का विचार, जिसका आरोपण प्रौद्योगिकी की स्थिति तथा सामाजिक संगठनों ने पर्यावरण की वर्तमान कीमत तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को देखते हुए किया है। यानी पोषणी विकास ऐसे विकास को बढ़ावा देता है जो न केवल वर्तमान समय में मानवीय जीवन के लिए हितकारी हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी स्थितियों के लिए हितकारी हो, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पोषणी विकास ऐसे ही सकारात्मक हो, जारी रखा जा सके। इस तरह का विकास की संकल्पना पोषणी विकास के अंतर की जाती है। अर्थात पोषणी विकास विकास का वह स्तर है जो वर्तमान आवश्यकताओं की भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बगैर संतुष्ट करता है, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है। विश्व परिरक्षण कार्यनीति रिपोर्ट में सतत विकास को परिरक्षण तथा विकास के एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रह में संशोधन से वास्तव में सभी लोगों का जीवन बना रहे तथा उनका कल्याण हो। ग्रह में संशोधन से मतलब पृथ्वी में जो भी हमें प्राकृतिक रूप से संसाधन मिले हुए हैं उनका यदि हम अपने विकास के क्रम में इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो परिवर्तन होता है तो उससे हमारे जीवन पर, मानवीय जीवन पर या हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पोषणी विकास के कुछ उद्देश्य निर्धारित हैं। उद्देश्य को ध्यान में रखकर पोषणी विकास की कल्पना को साकार किया गया है, जो निम्न है। सतत तथा न्याय के साथ अधिकांश लोगों का जीवन स्तर पोषित होना चाहिए। यहाँ निर्णय प्रक्रिया में सीमाओं के आकार तथा संचित प्रभाव को ध्यान रखना होगा। बनाते हैं विकास की तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इससे हमारे वातावरण, हमारे भावी पीढ़ियों को या हमारे मानवीय जीवन को कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ता है। ऐसी नई प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक तरीकों का विकास किया जाने जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल कार्य करे। यहाँ विभिन्न देशों द्वारा की जा रही विकास नीतियों से लाभों और चुनौतियों को परस्पर बांटना जरूरी है। मतलब कि वही जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि हमें इस तरह की आर्थिक नीति बनानी है कि जिससे हमारे देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश या संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था पे हम आर्थिक विकास की नीति बना, उनसे जो लाभ होगा फिर और उसके जो हानि के पक्षों को भी ध्यान देना होगा। तो यदि हानि ज्यादा हो रही है और कम हो रहा है तो हमें रखना चाहिए। और ऐसे विकास को पोषणी विकास, सतत विकास या धारणीय विकास नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारी लाभों के साथ साथ आसपास के देशों को भी लाभ पहुंचाए, ऐसा विकास पोषणी विकास किया जानते हैं और इसी विकास को जारी रखना चाहिए। दुरुपयोग तथा अनावश्यक उपभोग से पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण तथा संरक्षण होना चाहिए। हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि जो भी पृथ्वी द्वारा हमें संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो खनिज संसाधन हो, ऊर्जा संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, उनका हमें इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि भविष्य में भी वो पूर्ण रूप से विलीन न हो जाए, चाहे हमारी पीढ़ियों को उपयोग करने के लिए उपलब्ध न रहे। इसलिए हमें संसाधनों विकास नीति को इस तरह बनाना चाहिए कि ये प्राकृतिक संसाधनों का जो सुरक्षा हो सके। ऐसी संस्थानों की स्थापना की योजना में जो कि निर्धन राष्ट्रों की आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करे। जैसा कि मैं पहले ही कह दिया हूं कि हमें पोषणी विकास के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं, संगठनों को विकसित करना चाहिए
जो कि समाज में एक निर्धन वर्ग जो है, निम्न स्तर का वर्ग है, उसकी भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता हो, उसके शिक्षा के स्तर को, आधारभूत सुविधाओं के स्तर को और उनके मानवीय विकास के स्तर को, शैक्षणिक विकास को बढ़ावा दे, न कि केवल अमीर लोगों के ही ध्यान दे। शासन प्रबंध की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए तथा और अधिक लोचशील बनाना चाहिए, यानी कि शासन प्रबंध जो भी हमारी सरकार है उसको अपनी विकास योजनाओं को निम्न वर्ग, आय वर्ग के लोगों को भी ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, न कि सिर्फ धनाढ्य लोगों के दबाव में आकर या उनके लाभ को देखते हुए निम्न वर्ग के हितों को असुरक्षित कर दिया जाए। सतत विकास एक मूल्य परक अवधारणा है जो परस्पर सह-अस्तित्व और अन्यों के लिए समान के सार्वभौमिक विकास को आकर्षित करता है, यानी कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से ध्यान देता है की संकल्पना के साथ कार्य करता है। यह सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक चिंतनों को एक करने वाली एक निरंतर विकास पर प्रक्रिया है। यह न केवल औद्योगिक विकास, प्रति व्यक्ति राज या सकल घरेलू उत्पाद को ही बढ़ाने पर नहीं ध्यान देती है, बल्कि पोषणी विकास वह होता है जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हुए विकास की रणनीति तैयार करता है। यह परिवर्तन की मनोवांछित दिशा है और राष्ट्रों, समुदाय तथा व्यक्तियों द्वारा निर्णय करने की एक रूपरेखा, यानी कि ऐसा विकास पोषणी विकास करता है जिसे एक आइडियल विकास माना जाए, जिसको कि हम स्वीकार करते हैं। धाड़ी विकास को कुछ सिद्धांतों पर कार्य करता है जो इस प्रकार है। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, यानी कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो हमें प्रकृति द्वारा संसाधन दिए गए हैं उनका सकारात्मक नजरिए से इस्तेमाल करना। जैविक विविधता का संरक्षण, यानी हमारी जो आसपास के वातावरण में जो भी जीव जंतु हैं, चाहे जंगलों में, चाहे सागरों में, तालाबों में, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, यानी हमें विकास के साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों से हमें जो परंपरा, रीति रिवाज और हमारे जो मानवीय मूल्यों के लिए सकारात्मक प्रभाव डालते हैं उनका भी संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण एवं संसाधनों से सततता, यानी हमें पर्यावरण संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न डाले, बल्कि सकारात्मक प्रभाव डालते हुए हमारे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए ताकि समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंच सके, न कि सिर्फ अमीर वर्ग के या उच्च वर्ग, आय वर्ग के लोगों को। संसाधनों का पुनर्उपयोग, यानी हमें इस टेक्नोलॉजी पे कार्य करना चाहिए कि जो संसाधन हम एक बार यूज कर रहे हैं उनका नवीकरण कर पाए। इस तरह ऐसी टेक्नोलॉजी विकास है जिससे संसाधनों का पूरी तरह से वो समाप्त न हो जाए संसाधन, बल्कि भविष्य में हम उनको नवीकरण कर, जैसे कि जल से द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जल को यदि हम यूज करते हैं तो उसको पुनः कई ऊर्जाओं के द्वारा हम एकत्रित करते हैं। मानव का गुणात्मक विकास, जिसमें मानव विकास के लिए शिक्षक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सतत विकास या पोषण विकास उन बिंदुओं पर ध्यान देता है जो मानव विकास पर सर्वोत्तम होते हैं, जैसे कि मानव का शैक्षणिक स्तर, सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, राजनीतिक स्तर, सभी उनका उच्च स्तर पे रहता है। और हमें इस तरह का विकास करना चाहिए पोषणी विकास के अंतर जो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को पे सकारात्मक प्रभाव डाले, न कि नकारात्मक प्रभाव। मानव समाज अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करे और यह समझे कि जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हमें प्रकृति द्वारा मिले हैं, चाहे वो जल संसाधन हो, ऊर्जा संसाधन हो, पर्यावरणीय संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, वो पूरी तरह से एकदम असीमित भंडार में नहीं है, बल्कि कुछ सीमित भंडार में है। और तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें संसाधनों को पूरी तरह से समाप्त नहीं करना है। हमें ऐसी विकास पॉलिसी बनानी है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी यूज करने के लिए ये संसाधन उपलब्ध रहे, और हमें इस तरह का विकास करना है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव डाले। और पोषणी विकास में साथ अगला पॉइंट है, पोषणी विकास में सभी व्यक्तियों एवं समाजों की हित को ध्यान में रखा जाता है। सतत पोषणी या धाड़ी विकास को उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वर्ष 1980 से 2000 तक कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं सम्मेलन आयोजित किए गए, जो जिनमें कुछ प्रमुख का चर्चा यहाँ किया गया है। जैसे वर्ष 1987 में ओजोन ह्रास के संबंध में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ओजोन लेयर की महत्वता आप सभी लोग जानते हैं। वैसे ही वर्ष 1987 में खतरनाक पदार्थों के संबंध में बेसल कन्वेंशन,
फिर वर्ष 1992 में जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन, फिर वर्ष 1992 में ही जैविक विविधता कन्वेंशन, फिर वर्ष 1992 में ही पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया। सतत विकास के संबंध में वर्ष 2002 का विश्व सम्मेलन, वर्ष 2002 के विश्व सम्मेलन में विद्वानों, वर्ष 2002 के विश्व सम्मेलन में विद्वानों के गहन विचार विमर्श एवं अध्ययन के बाद जो मुख्य बातें निकलकर आई कि विश्व के अधिकतर भागों में विकास की नीति तैयार करते समय परिस्थिति के सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण का तीव्रता से ह्रास हो रहा है, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक है। अतः पारिस्थितिक संतुलन को स्थापित करने के लिए विश्व के सभी देशों को आर्थिक विकास की नीति को तैयार करने में कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का समुत्थान सकता है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो हम विकास नीति बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा रहे हैं, उसमें जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उनका भी संरक्षण होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का विकास करते समय नवीकृत संसाधनों के संरक्षण का विशेष ध्यान दिया जाए। यानी कि जब हम आए दिन हम नई नई तकनीकी का आविष्कार करते जा रहे हैं, तो उनमें हमें इस तरह का विकास करना चाहिए जिससे कि और भी उनमें तकनीकी में सुधार होता रहे, जिससे कि यदि उनका कोई नकारात्मक प्रभाव है तो उसको उसको भी दूर करना चाहिए। अतः हमें ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहिए। नवीकृत संसाधनों के उपयोग में लाने के लिए विशेष नीति, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे संसाधनों का खोज करनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए जिन्हें हम नवीकरण कर सकें, अर्थात उनका पुनरुत्पादन कर सके, ताकि भविष्य में भी हमारे आने वाली पीढ़ियां ऐसे संसाधनों का उपयोग कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पोषणी विकास के ही अगले चरण में जो बची हुई बातें हैं, जो चर्चा नहीं हो पाई समय अभाव कारण, मैं अगले भाग में विस्तृत चर्चा करूंगा। थैंक यू।